नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं ताबिश कमाल हूं। मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साजिद भी हैं। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में मुकाबला लगातार रोचक होता जा रहा है। कल तक जिन 5 मुस्लिम सीटों पर लड़ाई त्रिकोणीय नज़र आ रही थी, आज वहां पर 4 प्रत्याशी एक दूसरे के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि मुस्लिम बहुल सीटों पर जमकर सियासत शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुसलमानों से अपील की है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर आप लोगों ने कांग्रेस या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को वोट दिया तो वोट बिखर जाएगा और बीजेपी इन सीटों पर जीत जाएगी। लगातार इस तरह के बयान से मुसलमानों को आम आदमी पार्टी एकजुट करने में लगी हुई है। हालांकि आम आदमी पार्टी से विधायक और ओखला से प्रत्याशी अमानतुल्लाह खान तो लगातार ये भी कह रहे हैं कि अगर आपने अगर कांग्रेस या असदुद्दीन ओवैसी को वोट दिया तो बीजेपी जीत जाएगी और अगर बीजेपी जीत जाएगी तो संघ की जो मंशा है वो पूरी हो जाएगी। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि मुसलमानों के दिल में एक डर पैदा करने की लगातार कोशिश की जा रही है। वहीं कांग्रेस भी लगातार ये बात कह रही है कि दिल्ली में जिस वक्त मरकज़ का मामला उठा था तो उस वक्त अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने मरकज़ पर केस कराया था। दिल्ली में राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कई चुनावी सभाएं की हैं, जिसके बाद एक के बाद उन्होंने यह आरोप लगाया कि दिल्ली के मुसलमानों की जो आज दुर्दशा है उसकी वजह आम आदमी पार्टी है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की वजह से मुसलमान लगातार बद से बदतर स्थिति में पहुंच गया है। लगातार अब मुसलमानों पर सभी की नज़र है। आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर 5 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट जीत कर आते हैं, तो लगभग 15 से 20 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में होते हैं। ऐसे में अगर मुस्लिम मतदाता बिखरता है तो इसका फ़ायदा बीजेपी को ज़रूर मिलेगा, लेकिन अगर ये वोट कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या असदुद्दीन ओवैसी के खाते में जाके खड़ा हो जाता है तो कहीं ना कहीं इन तीनों को फ़ायदा हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। नमस्कार, मैं देव प्रकाश, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। बीपीएससी की 17वीं परीक्षा का आज पटना हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाला था, जिसको आज उसे रद्द कर दिया गया। ये सुनवाई अब 4 फरवरी को होगी। बताया जाता है कि आज शुक्रवार है, शनिवार को और रविवार को अवकाश होने के कारण और सोमवार को सरस्वती पूजा है, इसलिए अब इसकी सुनवाई 4 तारीख को की जाएगी। साथ साथ ये भी बताया गया कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश थे, जो सुनवाई करने वाले थे, वो आज छुट्टी में थे। इस कारण से बीपीएससी की आज सुनवाई 17वीं परीक्षा रद्द के मामले को सुनवाई नहीं किया गया। आपको बता दें कि कल भी बीपीएससी के छात्रों के द्वारा पटना के आयकर गोलंबर से लेकर नेहरू पथ तक पूरे रोड को, सड़क को जाम किया गया था, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसको लेकर पटना पुलिस के द्वारा 350 बीपीएससी छात्रों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें कस्टडी में रखा गया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी, एक वीक पहले, बीपीएससी छात्रों के द्वारा भाजपा के मुख्य कार्यालय वीरचंद पटेल पथ में ऑफिस का घेराव किया गया और वो लोग मांग कर रहे थे कि बिहार के जो प्रदेश सचिव दिलीप जायसवाल हैं उनसे अपनी मांगों को उनके समक्ष रखेंगे, लेकिन दिलीप जायसवाल से नहीं मिलने दिया गया, जिसके कारण पुलिस को, भाजपा के द्वारा पुलिस बुलाई गई और पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। बीपीएससी छात्रों का आंदोलन काफ़ी दिनों से चलते आ रहा है और दिन पर दिन ये एक नया रूप लेते जा रहा है। सरकार भी इधर झुकने के लिए तैयार नहीं है और छात्रों की मांगों को पूरी करने पे इस पर कोई भी आश्वासन नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण दिन पे दिन बीपीएससी छात्र उग्र होते जा रहे हैं। और इसी उग्रता का कारण है कि कल 350 बीपीएससी छात्र के द्वारा पटना के बेली रोड नेहरू पथ में जाम किया गया और आवागमन को तकलीफ होने के कारण 350 छात्रों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। अब देखना होगा कि 4 तारीख को पटना उच्च न्यायालय के द्वारा क्या फैसला आता है। परीक्षा को रद्द करने की मांग जो छात्रों के है वो सही होता है या गलत होता है। कैमरा पर्सन अजय के साथ देव प्रकाश, JK 24/7 न्यूज़, पटना। JK 24/7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। वीडियो जर्नलिस्ट हारून रशीद के साथ मैं मोहम्मद नबी, सिटी रिपोर्टर बेंगलोर से। सिद्धरामैया सरकार कल 30 जनवरी को एक कैबिनेट में एक अहम फैसला लिया है। 19 मोरारजी देसाई स्कूल को नए तामीर करने का बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब ये देखना होगा, माइनॉरिटी मिनिस्टर बीजर जमीर अहमद खान साहब माइनॉरिटीज़ के इलाक़ों में, जैसा कि जो ज़िले हैं बीदर, गुलबर्गा, रायचूर, यादगीर और चामराजनगर, कोलार, यहाँ पर कितने स्कूल्स को मंजूर करते हैं,
क्योंकि इस इलाके में माइनॉरिटी बहुत बैकवर्ड है और यहाँ पर तालीम से बहुत लोग महरूम हैं। आने वाले दिनों में इस 19 स्कूल से माइनॉरिटीज़ के लिए, खासकर मुसलमानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अब ये देखना होगा इस जो माइनॉरिटी मिनिस्टर है बीज़र ज़मीर अहमद ख़ान इस पर क्या गौर करते हैं और क्या फ़ैसला लेते हैं, क्योंकि बीदर जैसे शहर में महरूम है, यहाँ पर खासकर मन्नाई के लिए चुड़गुप्पा और बगदल जैसे गांव में माइनॉरिटीज़ के बच्चे बहुत से एजुकेशन से महरूम हो रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल में यहाँ पर फैसिलिटीज़ बहुत कम है, इसीलिए इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा माइनॉरिटी स्टूडेंट को। खासकर बीदर, गुलबर्गा, रायचूर, कोलार जैसे शहर में इस स्कूल को मंजूर करते हैं तो एक माइनॉरिटीज़ में बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। JK 24/7 न्यूज़, हारून रशीद वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं मोहम्मद नबी, बेंगलुरु। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर और मैं हूं धनराज गर्ग, राजधानी देहरादून से। और आज बात करेंगे उत्तराखंड की बड़ी खबर की, जहां STF को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर लगातार जो ऑनलाइन ठगी के मामले हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार कहीं ना कहीं ऑनलाइन ठगी लोगों से की जा रही है। वहीं STF को एक शिकायत मिली थी कि उनको डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से उनसे 2.25 करोड़ के लगभग की ठगी की गई है, जिस पर STF हरकत में आई और STF ने एक मुख्य आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार किया है और जिसके कब्जे से कहीं ना कहीं कुछ धनराशि भी बरामद की गई है। और वहीं देखिएगा कि STF ने ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो कि लोगों को कहीं ना कहीं ऑनलाइन ठगी यानी कि ऑनलाइन अरेस्ट करते थे और उसके माध्यम से कहीं ना कहीं ठगी करते थे। यानी कि कहा जाए कि क्राइम ब्रांच के नाम पर, मुंबई क्राइम ब्रांच के नाम पर कहीं ना कहीं ये ठगी की गई थी और अब इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की पूछताछ अभी STF उससे कर रही है कि आखिर उनके साथ कौन कौन व्यक्ति शामिल हैं। हालांकि अभी पिछले रिकॉर्ड की भी उनकी जांच की जा रही है कि उनके ऊपर किस तरह के आपराधिक जो मुकदमे हैं वो किस तरह के हैं और आगे भी जो पूरी जांच है वो STF कर रही है। लेकिन वहीं STF ने कहीं ना कहीं जनता से अपील भी की है कि ऑनलाइन ठगी का शिकार होने से बचें और जो आपको कॉल आती है, इंटरनेशनल कॉल आती है या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल आती हैं या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपके रिश्तेदार को बंधक बना रखा है या SP थाना के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश की जाती है, तो वो लोग कहीं ना कहीं आपको ठगी का शिकार बना सकते हैं। उससे बचने के लिए लगातार STF जागरूकता अभियान भी चला रहा है और STF की तरफ से कहीं ना कहीं अपील भी जनता से की जा रही है कि ऐसी अनचाही कॉलों से वो बचने का काम करें, क्योंकि यदि आप इस तरह के कॉलों के बहकावे में आएंगे तो कहीं ना कहीं आपके साथ बड़ी ठगी का शिकार आप हो सकते हैं। इससे बचने के लिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर। देहरादून से मैं संचित शर्मा आपके सामने एक बड़ी खबर को लेकर के हूँ। और आपने देखा कि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून, उसे एजुकेशन हब माना जाता है। यहाँ पर तमाम यूनिवर्सिटी, तमाम शिक्षण संस्थान यहाँ पर हैं, जहाँ से लोग पढ़ने के लिए अपने बच्चों को देहरादून भेजते हैं। लेकिन देहरादून के अंदर कहीं की जो चीज़ें बदल रही हैं या कहीं की देहरादून जिस तरीके से तेज़ी से बदल रहा है, उसमें एक बड़ा कारण है नशा। नशे की चपेट में युवा वर्ग इस तरीके से है कि आए दिन हम खबर पढ़ते हैं कि कुछ युवकों के पास से नशा बरामद हुआ, कुछ तस्कर पकड़े गए। तो इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए जो पुलिस प्रशासन है उसके ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री के कहने के बाद भी कि नशे को रोका जाए, उसके बाद भी हम बात करें देहरादून की, तो देहरादून में नशे की चपेट में युवा पूरी तरीके से पड़ता जा रहा है। इसको सुधारने के लिए लगातार आप देखिए कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ के लोगों ने जाकर के SSP से बात करी, मुलाकात करी और कहा कि उनके क्षेत्र में नशे का कारोबार पुलिस के संरक्षण में फल फूल रहा है, इसको रोका जाए। और देवभूमि उत्तराखंड होने के नाते यहाँ पर जो बच्चे बाहर से पढ़ने आते हैं वो आए दिन नशे में
झगड़ा करते हैं, मार पिटाई करते हैं, जिसकी वजह से आम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी कल की अगर घटना की बात करें तो डोईवाला के पास एक रेस्टोरेंट में ज़बरदस्त मार पिटाई हुई, सभी युवक नशे में थे। और इसी तरीके की घटनाओं को लेकर के आए दिन हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर नशे की हालत में लोग झगड़ा कर रहे हैं, युवा नशा करते हैं और झगड़ा करते हैं। तो दोनों ही नशे को रोकना, साथ ही साथ ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारना, ये दोनों ही काम इस वक्त पुलिस प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। और आम लोगों से जब हमने बातचीत करी तो उनका मानना ये है कि अगर इसको रोका नहीं गया तो निश्चित तौर पे देहरादून को जिस तरीके से एजुकेशन हब माना जाता है तो इसको नशे का गढ़ भी माना जाएगा, क्योंकि नशे की चपेट में जिस तरीके से युवा आ रहा है उनको नहीं रोका गया और नशे के कारोबार को नहीं रोका गया तो निश्चित तौर पे एक बड़ी समस्या सामने आने वाले दिन में उत्तराखंड के सामने होगी, देहरादून के सामने होगी। कैमरा पर्सन वीरेंद्र थपलियाल के साथ J24 देहरादून से संचित शर्मा। प्रयागराज के कुंभ में हुए हादसे को लेकर जो 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग की जो टीम है वो आज प्रयागराज के कुंभ में पहुंच गई है। न्यायिक आयोग के जो 3 सदस्य हैं वो कुंभ में घटना की जानकारी लेंगे। हालांकि जिस तरह से न्यायिक आयोग को 1 महीने में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है और इस बात का ध्यान रखना है कि आखिर इसके पीछे की असल वजह क्या है। तो जिस तरह से न्यायिक आयोग के सदस्य का जो प्रतिनिधिमंडल है वो प्रयागराज के कुंभ में पहुंच चुका है और तमाम जो मेला से जुड़े जिम्मेदार अफसर हैं उनसे घटना की जानकारी ली जा रही है। साथ ही साथ ये भी सूत्रों ने बताया है कि जो घटना स्थल है वहां पर न्यायिक आयोग के जो सदस्य हैं, जो टीम है वो पहुंची और घटना का मुआयना किया गया है। साथ ही साथ ये भी अब न्यायिक आयोग की टीम पता करेगी कि आखिर इस कुंभ में जो ये प्रयागराज के कुंभ में जो घटना घटी, 30 से ज़्यादा लोगों की जो मौत हुई, असल वजह क्या है, कहां पर चूक हुई और किस तरह के और प्रबंध किए जा सकते थे, आखिर किसकी शिथिलता थी। यानी कई ऐसे बिंदु हैं जिन बिंदुओं को लेकर न्यायिक आयोग की जो टीम है वो अब प्रयागराज के कुंभ में जांच पड़ताल की दिशा को तेज कर दिया गया है। ये भी माना जा रहा है कि जब न्यायिक आयोग की जो टीम है वो 1 महीने में सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी तब कहीं ना कहीं जिम्मेदार अफसरों पर भी गाज गिरनी तय है। देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे न्यायिक आयोग की जांच रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासा होता है और रिपोर्ट के तरफ से क्या कुछ कहा जाता है और किसको इसकी जिम्मेदारी न्यायिक आयोग के तरफ से दी जाएगी कि आखिर किसकी किसकी शिथिलता रही है। कैमरामैन जुबैर के साथ उमेश मिश्रा, JK न्यूज़, लखनऊ। 1 फरवरी को सरकार अपना बजट पेश करने वाली है और बजट से पहले अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार पर बड़ा तंज कसा है। साफ तौर पे अखिलेश यादव ने कहा कि बजट तो बाद में, पहले प्रयागराज में हुई भगदड़ पर बात होनी चाहिए। साफ तौर पे अखिलेश यादव ने कहा कि भगदड़ में मौत के आंकड़ों को सरकार को छुपाना क्यों पड़ा। जब ढोल बजा करके आमंत्रण दिया था तो आखिरकार तैयारियां क्या की थीं। इन तमाम मामलों को लेकर अखिलेश यादव ने आज बड़ा कटाक्ष किया भारतीय जनता पार्टी पर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। साफ तौर पे उन्होंने कहा कि जब तैयारियां नहीं थीं तो ढोल नगाड़े बजाकर विदेशों से आमंत्रण करने का क्या मतलब था। साफ तौर पे ये भी कहा कि किस बात का बजट, पहले तो उन परिवारों की मदद होनी चाहिए जो रास्तों में फंसे हैं, वो लोग जो बिछड़ गए हैं उनको मिलाने का काम करना चाहिए। सिर्फ मुआवजा दे देने से सरकार की जिम्मेदारी तय नहीं होती। इन तमाम बातों को लेकर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भड़कते नजर आए। उन्होंने कहा कि बजट तो आते जाते रहेंगे लेकिन जो जाने गई हैं उनका खामियाजा कौन भुगतेगा। वो परिवार क्या सिर्फ 25 लाख रुपए के मुआवजे से अपना घर चला पाएंगे। यही नहीं, यह भी कहा गया कि जब तैयारियों को लेकर के विपक्ष हमलावर होता है तो सरकारों को बुरा लगता है, लेकिन पहले ही ये तय कर दिया गया था और ये बताया भी गया था समय समय पर। समाजवादी पार्टी ने भी महाकुंभ की तैयारियों को लेकर के तंज भी कसा था और कहा भी था कि किस तरीके की तैयारियां होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुंभ हमने भी अपनी सरकारों में कराए लेकिन इस तरीके के मौत के आंकड़े कभी नज़र नहीं आए।
लेकिन ये अपने आप में विचलित कर देने वाली घटना है जो प्रयागराज में हुआ, जिसको पूरी तरीके से सरकार ने छुपाने का काम किया। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग इसको सार्वजनिक रूप पर दिखाना चाहते हैं उन पर भी सरकार दबाव बना रही है। यदि सोशल मीडिया ना होता तो इस तरीके की बातें बाहर निकल करके भी ना आ पाती, लेकिन सोशल मीडिया ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय जनता पार्टी झूठ की पार्टी है और इस बात को लेकर के ये तय हो गया कि जब मौत के आंकड़े भी सरकार ने पेश नहीं किए, वो सिर्फ इसलिए कि सरकार की भद्द न पिट जाए। इन तमाम बातों को लेकर अखिलेश यादव आज उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पर हमलावर रहे। वीडियो जर्नलिस्ट जुबेर के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ। आज सिटी रिपोर्टर में भारतीय जनता पार्टी ने जिलों के जिलाध्यक्ष की सूची तैयार कर ली है। संगठन मंत्री के पास सूची तैयार है, कुछ ही देर में प्रदेश अध्यक्ष को दे दी जाएगी और उम्मीद है, जो सूत्र से खबर आ रही है, वो करीबन 5 फरवरी से पहले ही जिला अध्यक्षों की जो सूची है वो तैयार होकर मीडिया ब्रीफ के ज़रिए से लोगों को पता चल जाएगा कौन से ज़िले में कौन सी जाति का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। खासतौर पर अखिलेश यादव ने PDF फार्मूले पर 2024 का लोकसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली। इसी PDF फार्मूले पे जिलाध्यक्ष की सूची भी बनी है, जहां जिसकी जितनी भागीदारी उतना ही जाति का समीकरण के एतबार से उसी जाति और बिरादरी का ही जिलाध्यक्ष चुना गया है। जिस विधानसभा में, खासतौर पर जिस ज़िले में जिस जाति की अत्यधिक आबादी थी, उसी जाति उसी बिरादरी का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। अब देखने वाली बात है कि इसमें बहुत से सोर्सफुल लोग अपने लीडर जो हाई लेवल के हैं, खासकर केंद्रीय नेतृत्व, स्टेट लेवल के जितने भी बीजेपी बड़े नेता हैं, वो अपने जो संबंधित कार्यकर्ता थे उनको जिलाध्यक्ष बनाने में लगे हुए थे। अब देखने वाली बात है कौन कितना नेता कामयाब हो पाया है क्षेत्र का, खासतौर पर सांसद विधायक अपने लोगों को जिलाध्यक्ष बनाने में। कुछ ही दिन में जिलाध्यक्ष की सूची आ जाएगी, सबके नाम क्लियर हो जाएंगे और जो एक तरह से सस्पेंस बना हुआ था भारतीय जनता पार्टी में कि अब किस तरह की सूची होगी, वो क्लियरेंस हो जाएगा और बहुत जल्द सूची बिल्कुल लोगों के सामने नजर आ जाएगी। कैमरा पर्सन जुबैर के साथ रज़ा अब्बास, लखनऊ, JK न्यूज़। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बन गई, लेकिन विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर के महाराष्ट्र में संदेह अभी भी कायम है। चुनाव के समय बीजेपी की हाँ में हाँ मिलाने वाले MNS प्रमुख राज ठाकरे ने भी अब विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर के बीजेपी को घेरे में ले लिया। नमस्कार, मैं हकीम देशमुख महाराष्ट्र से हाजिर हूँ JK 24/7 न्यूज़ के खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर में। महाराष्ट्र के राजनीतिक हलचल मचाने वाले राज ठाकरे ने चुनाव के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर खुलकर अपनी राय व्यक्त की है। कहा कि चुनाव के बाद पूरे महाराष्ट्र में फैला सन्नाटा कई सवालों को जन्म देता है। ठाकरे ने राज्य में हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों पर सवाल उठाए हैं। बाला साहेब थोरात की हार और अजीत पवार की पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर भी हैरानी जताई है। ठाकरे ने कहा, बाला साहेब थोरात 7 बार चुनाव जीते थे, वही हर बार 70,000 से 80,000 वोट से वो जीतते थे, लेकिन इस बार वे सिर्फ 10,000 वोट से हार गए। ये कैसे संभव है? ठाकरे ने यह भी कहा कि बीजेपी को इतनी सीटें मिल सकती है, लेकिन अजीत पवार की 42 सीटें और शरद पवार की केवल 10 सीटें जीतना, यह भी एक बड़ा सवाल है। ठाकरे ने कहा, लोकसभा चुनाव के बाद सिर्फ 4 महीने में ऐसा क्या बदलाव हो गया कि हमें मिलने वाले सारे वोट कहीं गायब हो गए। बीजेपी पर सीधा निशाना साधते हुए ठाकरे ने कहा, बीजेपी ने जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, उन्हीं को पार्टी में ले लिया और सत्ता में बिठा दिया, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं उठा। बीजेपी ने BS येदियुरप्पा, अजित पवार, अशोक चौहान को सत्ता में लिया। बीजेपी ने 370 का विरोध करने वाले फारूक अब्दुल्ला के साथ गठबंधन किया और मुफ्ती के साथ मिलकर सरकार बनाई। इतना सब बीजेपी ने किया, लेकिन कोई नहीं कहेगा कि बीजेपी ने अपना स्टैंड बदला है। ठाकरे ने कहा, मैं हमारी पार्टी को कभी भी बीजेपी के सामने लाचार नहीं होने दूंगा। परिस्थितियां जो भी हो, पर कहना तो यही पड़ेगा कि महाराष्ट्र की सियासत में कुछ भी हो सकता है। संगीत कुर्सी का खेल है। कुर्सी हासिल करने की कोशिश में कितने ही दांव खेले गए, पर कुर्सी पर पीछे से आने वाले ने ही कब्जा जमा लिया। वीडियो जर्नलिस्ट
इरफान के साथ मैं हकीम देशमुख। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव का बिगुल बजा हुआ है। लगातार जो है पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के बड़े बड़े नेता लगातार प्रचार कर रहे हैं। इस बीच आज राजधानी में जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन जो है किया गया था रायपुर के इंडोर स्टेडियम में। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा सहित तमाम बड़े नेता ये कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं तमाम जो बड़े नेता हैं उन्होंने सभी कार्यकर्ता और बड़े बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं उनको जीतने का मंत्र सौंपा कि किस तरीके से नगरीय निकाय चुनाव में के साथ साथ जो पंचायत चुनाव में एक बड़ी जीत बीजेपी को मिली। इस तरीके के मंत्र दिए गए। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कार्यकर्ताओं को जोश भरते हुए संबोधन किया और कहा कि हम और केंद्र की डबल इंजन की सरकार जिस तरीके से विकास के काम कर रही है उसको लेकर के जनता के बीच में जाना है और किसी जनता के बीच में जाना है और भाजपा को बड़ी बहुमत के साथ विजयी जो है छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत चुनाव में बनाना है। इन्होंने ये बात कही। वहीं इसको लेकर के कांग्रेस भी ने तंज कसा। कांग्रेस का कहना है बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई छत्तीसगढ़ में काम नहीं हुए हैं, 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं मगर काम कुछ नहीं हुआ है और इन मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। अब देखते हैं ये कार्यकर्ता सम्मेलन को जिस तरीके से आज आयोजन किया गया है नगरीय निकाय चुनाव पंचायत चुनाव में इसका क्या असर मिलता है, ये तो देखने वाली बात होगी। कैमरामैन पिंटू देवांगन के साथ शंभू राही, JK24 न्यूज, रायपुर। लखनऊ पुलिस कमिश्नर पे अब उठने लगे हैं तमाम तरह के सवाल। 21 दिसंबर को थाना चिन्हट के इंडियन ओवरसीज बैंक में हुई 42 लाखों को काट करके करोड़ों रुपए की चोरी, ज्वेलरी और कैश लेकर के बदमाश हुए फरार। वहीं आनन फानन में लखनऊ कमिश्नर ने सारे आला अधिकारियों को आदेश दे करके फ़ौरन ही एक्टिव किया पुलिस को और कहा कि इस घटना का खुलासा जल्द से जल्द होना चाहिए। वहीं सर्विस लाइन की टीम ने उस पर काम करना शुरू किया और उसके बाद जो सामने निकल के आया कि 3 लोग वहां चिन्हट से गुजर रहे थे। पुलिस ने उनको मुठभेड़ में 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। वहीं एक सीतापुर का रहने वाला विपिन नाम का जिसने रचना इस घटना की रची थी उसको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया। वहीं रिकवरी को लेकर के जब बात सामने आई तो सर्विस लाइन के टीम के 13 लोगों को डीसीपी पूर्वी ने उनको लाइन हाजिर कर दिया। उसके बाद 6 किलो सोना अभी तक उसमें पूर्ति नहीं हो पाई। वहीं किसी आला अधिकारी के फ़ोन आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। कैमरामैन जुबैर के साथ अशुल सिद्दीकी, JK24 लखनऊ।